शू डॉग, नाइकी की अनकही कहानी, भाग 1, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। साल 1962, सुबह के 5 बजे है। ओरेगन की धुंध भरी सड़कों पर एक 24 साल का दुबला पतला लड़का दौड़ रहा है। उसके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी है, लेकिन उसके दिमाग में एक आग लगी हुई है। वो अभी अभी बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट होकर अपने घर लौटा है और दुनिया उसे एक औसत लड़का मानती है, लेकिन उसे पता है कि वो औसत रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। उस लड़के का नाम है फिल नाइट। आज दुनिया उसे अरबपति मानती है, नाइकी का मालिक मानती है, लेकिन 1962 में उसके पास न कोई कंपनी थी, न कोई ऑफिस और न ही कोई जूते बनाने वाली फैक्ट्री। उसके पास था तो बस एक क्रेजी आइडिया। फिल को दौड़ने से प्यार था। वे दुनिया के सबसे तेज एथलीट नहीं थे, लेकिन वे जानते थे कि दौड़ना इंसान को बेहतर बनाता है। उनके दिमाग में एक सवाल कौंध रहा था, क्या जापानी जूते अमेरिका में जर्मनी के एडिडास को टक्कर दे सकते हैं? जोखिम और जवानी। दोस्तों, आज जब हम किसी बड़े ब्रांड को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन शू डॉग हमें उस अंधेरी और डरावनी गलियों में ले जाती है जहां से सफलता का रास्ता निकलता है। फिल नाइट ने अपनी उस उम्र में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जब उनके दोस्त शादियों और स्थिर नौकरियों की बात कर रहे थे। उन्होंने खुद से एक वादा किया था, चाहे जो हो जाए मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता जिसे मैं अपनी मंजिल मानता हूं, और मैं मंजिल के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं सोचूंगा। इस 1 घंटे की विस्तृत यात्रा में हम सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस पहली विदेश यात्रा की जहां एक झूठ ने एक साम्राज्य की नींव रखी, उन रातों की जब बैंक का दरवाज़ा फिल के मुंह पर बंद कर दिया गया, उस जादुई पल की जब एक रसोई के वॉफल मेकर ने जूतों की दुनिया में क्रांति ला दी, और उस संघर्ष की जहां हारने का मतलब सिर्फ पैसा खोना नहीं बल्कि अपनी पहचान खोना था। नमस्कार, मैं हूं आपका नैरेटर और आज हम साथ मिलकर पन्ने पलटेंगे फिल नाइट की यादों के। ये है उनकी आत्मकथा, शू डॉग। ये उन लोगों के लिए है जो खुद को मिसफिट समझते हैं, जो बड़े सपने देखने से डरते हैं और जो आज हार मान लेना चाहते हैं। सावधान, ये कहानी सुनने के बाद आप शायद अपनी 9 से 5 की नौकरी को उसी नज़र से नहीं देखेंगे जैसे आज देख रहे हैं। तो चलिए कमर कस लीजिए, क्योंककि हम दौड़ना शुरू करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अध्याय 1, 1962, वो पागलपन की शुरुआत। अध्याय 1, 1962, वो क्रेजी आइडिया और जापान की पहली उड़ान। साल 1962 की एक सुबह फिल नाइट अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और एक ही बात सोच रहे थे, क्या मैं सारी उम्र किसी इंश्योरेंस कंपनी में बैठकर फाइलें भरूंगा? क्या मेरा अस्तित्व बस यही है? फिल के पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री थी, लेकिन उनका दिल अभी भी उन एथलेटिक ट्रैक पर दौड़ रहा था जहां उन्होंने अपनी जवानी बिताई थी। उनके दिमाग में एक रिसर्च पेपर था जो उन्होंने स्टैनफोर्ड में लिखा था। उसका शीर्षक था, क्या जापानी कैमरे जैसे जापानी जूते भी अमेरिकी बाजार में क्रांति ला सकते हैं? पिता के साथ वो कठिन बातचीत। नैरेटर। फिल को अपनी योजना पूरी करने के लिए पैसे और अनुमति दोनों चाहिए थे। उनके पिता बक नाइट एक पुराने ख्यालात के कड़क इंसान थे जो एक अखबार के पब्लिशर थे। फिल उनके सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और मैं जापान जाना चाहता हूँ। बक नाइट ने चश्मा नीचे किया और पूछा, क्यों? फिल ने अपना क्रेजी आइडिया उनके सामने रख दिया। वे जापान जाकर टाइगर ब्रांड के जूते अमेरिका लाने का लाइसेंस लेना चाहते थे। बक नाइट को ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फिल की आंखों में वो चमक थी जिसे एक पिता नज़रअंदाज नहीं कर सका। उन्होंने फिल को कुछ पैसे उधार दिए। फिल जानते थे कि अगर वे असफल हुए तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी। ऑडियो नोट 1, डर के आगे जीत है, द नर्वस ट्रैवलर। दोस्तों, यहाँ रुककर फिल की मानसिक स्थिति को समझिए। 1962 में जापान जाना आज की तरह आसान नहीं था। विश्व युद्ध खत्म हुए अभी सिर्फ 17 साल हुए थे। जापान और अमेरिका के बीच अभी भी कड़वाहट थी। फिल एक 24 साल की युवा थे जिन्होंने कभी अपना शहर ठीक से नहीं छोड़ा था। उन्हें डर लग रहा था कि वे वहाँ बात कैसे करेंगे, क्या वे उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फिल ने एक बात सीखी थी, डर को अपना साथी बनाओ, उसे रुकावट मत बनने दो। वे निकल पड़े दुनिया देखने और अपने उस पागलपन को हकीकत में बदलने।
टोक्यो की गलियां और ओनेत्सुका की मुलाकात। नरेटर। फिल टोक्यो पहुंचे। टोक्यो उस समय युद्ध की मार से उभर रहा था। धूल, शोर और मेहनत से भरी गलियां। अंत में वे कोबे शहर पहुंचे, जहां ओनेत्सुका टाइगर के जूते बनते थे। जब वे कंपनी के बोर्डरूम में पहुंचे तो वहां के जापानी अधिकारी बहुत गंभीर थे। उन्होंने फिल से पूछा, मिस्टर नाइट, आप किस कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं? फिल का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके पास कोई कंपनी नहीं थी, वे तो बस एक अकेले लड़के थे। लेकिन अचानक उनके दिमाग में एक नाम आया, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। उन्होंने झूठ बोल दिया कि वे अमेरिका की एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ब्लू रिबन के प्रमुख हैं। जापानी अधिकारियों को फिल का जोश पसंद आया। उन्होंने फिल को अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में जूते बेचने का लाइसेंस दे दिया। फिल ने तुरंत अपने पिता को टेलीग्राम भेजा, पैसे भेजिए, डील पक्की हो गई है। ऑडियो नोट 2। फेक इट अंटिल यू मेक इट, द ऑडेसिटी ऑफ होप। क्या आपने गौर किया, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड एक सफ़ेद झूठ से शुरू हुआ था। फिल नाइट ने वहां बैठकर ब्लू रिबन नाम उसी पल सोचा था, क्योंकि उनके कमरे की दीवारों पर नीले रंग के रिबन यानी दौड़ में जीतने वाले रिबन टंगे हुए थे। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ होगा, ऑफिस, टीम, बैंक बैलेंस, तभी हम शुरू करेंगे। लेकिन फिल ने हमें सिखाया कि कभी-कभी आपको बस कूद पड़ना है और पैराशूट नीचे गिरते समय ही बनता है। फिल के पास अब जूते तो आने वाले थे, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। उन जूतों को अमेरिका में खरीदेगा कौन? नैरेटर। फिल नाइट ओरेगॉन वापस लौटे। जूते आ चुके थी, लेकिन उन्हें कोई भी स्टोर अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं था। अब फिल को उस इंसान की जरूरत थी जो जूतों की रग रग से वाकिफ हो। अगले भाग में हम मिलेंगे उस महान कोच से जिसने नाइकी के जूतों में जान डाल दी, बिल बाउमैन। भाग 2। बिल बाउमैन, एक गुरु, एक पागल और एक आविष्कारक। जापान से जूते मंगा लेना तो सिर्फ आधी जीत थी। असली चुनौती थी उन जूतों को दुनिया के सामने सही साबित करना। फिल नाइट जानते थे कि वे एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसे विशेषज्ञ की ज़रूरत थी जो जूतों की आत्मा को समझ सके। और उनकी नज़रों में सिर्फ एक ही नाम था, बिल बाउमैन। बाउमैन महज एक कोच नहीं थे, वे ओरेगॉन यूनिवर्सिटी के एक लेजेंड थे जिन्होंने दर्जनों ओलंपिक एथलीट तैयार किए थे। लेकिन बाउमैन के अंदर एक पागल वैज्ञानिक छिपा था। वे जूतों के वजन से नफरत करते थे। उनका मानना था कि अगर एक जूते से सिर्फ 1 औंस वजन कम कर दिया जाए तो 1 मील की दौड़ में धावक को कई टन कम वजन उठाना पड़ेगा। साझेदारी की शुरुआत। नैरेटर। फिल ने बाउमैन को टाइगर के जूते दिखाए। बाउमैन को जूते पसंद आए, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें जूतों को बेहतर बनाने का विचार पसंद आया। उन्होंने फिल के साथ हाथ मिला लिया और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के आधे पार्टनर बन गए। शुरुआत में इनके पास कोई शोरूम नहीं था। फिल अपनी पुरानी प्लाईमाउथ वैलियंट कार की डिक्की में जूते भरते और ओरेगॉन के हाई स्कूल ट्रैक मीट्स पर जाकर खड़े हो जाते। जब धावक अपनी दौड़ पूरी करके थक कर रुक जाते, फिल उनसे बात करते और उन्हें जापान के ये हल्के जूते दिखाते। जहां बड़े स्टोर्स ने उन्हें मना कर दिया था, वहां एथलीटों ने इन जूतों को हाथों हाथ ले लिया। ऑडियो नोट 1। जुनून की कोई दुकान नहीं होती, सेलिंग फ्रॉम द ट्रंक। दोस्तों, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक MBA ग्रेजुएट लड़का धूप और धूल में खड़ा होकर अपनी कार की डिक्की से जूते बेच रहा है। लोग उसे देखते और सोचते कि ये क्या कर रहा है, लेकिन फिल को शर्म नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि वे बेच नहीं रहे थे, वे विश्वास साझा कर रहे थे। फिल ने अपनी किताब में एक बहुत बड़ी बात कही है, मुझे बेचने से नफरत थी, लेकिन मुझे दौड़ने पर यकीन था। जब आप किसी चीज़ पर दिल से भरोसा करते हैं तो उसे बेचना आसान हो जाता है। फिल का ऑफिस उनकी कार थी और उनका मार्केटिंग बजट शून्य था, लेकिन उनका उत्पाद बोल रहा था। वॉफल मेकर और वो ऐतिहासिक आविष्कार, द वॉफल सोल। नैरेटर। बिल बाउमैन सिर्फ कोचिंग नहीं कर रहे थे, वे फिल के भेजे हुए जूतों को फाड़ते, उन्हें दोबारा सीते और एथलीटों पर टेस्ट करते। एक सुबह बिल बाउमैन अपनी पत्नी के साथ नाश्ते की मेज पर बैठे थे। उनकी पत्नी वॉफल बना रही थी। बाउमैन ने उस वॉफल मेकर के खानों को देखा। उनके दिमाग में बिजली कौंधी। अगर जूते के तलवे का डिज़ाइन ऐसा हो तो वो ट्रैक पर गजब की पकड़ बनाएगा। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी का कीमती वॉफल मेकर लिया, उसमें कच्चा रबर डाला और उसे गर्म कर दिया।
वो वॉफल मेकर तो बर्बाद हो गया, लेकिन दुनिया को मिल गया नाइकी वॉफल सोल। ऑडियो नोट 2। इनोवेशन कहीं भी मिल सकता है, द वॉफल मोमेंट। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एक किचन के उपकरण से निकली थी। बावामैन हमें सिखाते हैं कि इनोवेशन के लिए बड़ी लैब की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक खोजी नज़र की ज़रूरत होती है। उन्होंने उन जूतों को अपने धावकों को पहनाया, धावक हवा से बातें करने लगी। टाइगर कंपनी को ये डिज़ाइन भेजे गए और अचानक ओरेगॉन का ये छोटा सा स्टार्टअप जापानी दिग्गजों को ये बता रहा था कि जूते कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ी, फिल के सामने एक नया और भयानक दुश्मन खड़ा हो गया, पैसे की कमी का दुश्मन। ब्लू रिबन की बिक्री तो बढ़ रही थी, लेकिन फिल के बैंक अकाउंट में हमेशा ज़ीरो रहता था। बैंक वाले फिल को जुआरी समझने लगे थे और इसी बीच जापान की टाइगर कंपनी ने फिल की पीठ में छुरा भोंकने की तैयारी शुरू कर दी थी। अगले भाग में हम देखेंगे वो खतरनाक मोड़ जहां फिल को अपनी कंपनी बचाने के लिए चोरी छुपे जापानी अधिकारियों की जासूसी करनी पड़ी थी। अध्याय 1। 1962। वो क्रेजी आइडिया और जापान की पहली उड़ान। साल 1962 की एक सुबह फिल नाइट अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और एक ही बात सोच रहे थे, क्या मैं सारी उम्र किसी इंश्योरेंस कंपनी में बैठकर फाइलें भरूंगा? क्या मेरा अस्तित्व बस यही है? फिल के पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री थी, लेकिन उनका दिल अभी भी उन एथलेटिक ट्रैक पर दौड़ रहा था जहां उन्होंने अपनी जवानी बिताई थी। उनके दिमाग में एक रिसर्च पेपर था जो उन्होंने स्टैनफोर्ड में लिखा था। उसका शीर्षक था, क्या जापानी कैमरे जैसे जापानी जूते भी अमेरिकी बाजार में क्रांति ला सकते हैं? पिता के साथ वो कठिन बातचीत। नैरेटर। फिल को अपनी योजना पूरी करने के लिए पैसे और अनुमति दोनों चाहिए थे। उनके पिता बक नाइट एक पुराने ख्यालात के कड़क इंसान थे, जो एक अखबार के पब्लिशर थे। फिल उनके सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और मैं जापान जाना चाहता हूँ। बक नाइट ने चश्मा नीचे किया और पूछा, क्यों? फिल ने अपना क्रेजी आइडिया उनके सामने रख दिया। वे जापान जाकर टाइगर ब्रांड के जूते अमेरिका लाने का लाइसेंस लेना चाहते थे। बक नाइट को ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फिल की आंखों में वो चमक थी जिसे एक पिता नज़रअंदाज नहीं कर सका। उन्होंने फिल को कुछ पैसे उधार दिए। फिल जानते थे कि अगर वे असफल हुए तो ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी। ऑडियो नोट 1। डर के आगे जीत है, द नर्वस ट्रैवलर। दोस्तों, यहाँ रुककर फिल की मानसिक स्थिति को समझिए। 1962 में जापान जाना आज की तरह आसान नहीं था। विश्व युग खत्म हुए अभी सिर्फ 17 साल हुए थे। जापान और अमेरिका के बीच अभी भी कड़वाहट थी। फिल एक 24 साल के युवा थे जिन्होंने कभी अपना शहर ठीक से नहीं छोड़ा था। उन्हें डर लग रहा था कि वे वहां बात कैसे करेंगे, क्या वे उनका मजाक उड़ाएंगे? लेकिन फिल ने एक बात सीखी थी, डर को अपना साथी बनाओ, उसे रुकावट मत बनने दो। वे निकल पड़े, दुनिया देखने और अपने उस पागलपन को हकीकत में बदलने। टोक्यो की गलियां और ओनित्सुका की मुलाकात। नैरेटर। फिल टोक्यो पहुंचे। टोक्यो उस समय युद्ध की मार से उभर रहा था। धूल, शोर और मेहनत से भरी गलियां। अंत में वे कोबे शहर पहुंचे, जहां ओनित्सुका टाइगर के जूते बनते थे। जब वे कंपनी के बोर्डरूम में पहुंचे तो वहां के जापानी अधिकारी बहुत गंभीर थे। उन्होंने फिल से पूछा, मिस्टर नाइट, आप किस कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं? फिल का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके पास कोई कंपनी नहीं थी, वे तो बस एक अकेले लड़के थे। लेकिन अचानक उनके दिमाग में एक नाम आया, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। उन्होंने झूठ बोल दिया कि वे अमेरिका की एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ब्लू रिबन के प्रमुख हैं। जापानी अधिकारियों को फिल का जोश पसंद आया। उन्होंने फिल को अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में जूते बेचने का लाइसेंस दे दिया। फिल ने तुरंत अपने पिता को टेलीग्राम भेजा, पैसे भेजिए, डील पक्की हो गई है। ऑडियो नोट 1। फेक इट अंटिल यू मेक इट, द ओडासिटी ऑफ होप। क्या आपने गौर किया, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड एक सफ़ेद झूठ से शुरू हुआ था। फिल नाइट ने वहां बैठकर ब्लू रिबन नाम उसी पल सोचा था, क्योंकि उनके कमरे की दीवारों पर नीले रंग के रिबन टंगे थे। दौड़ में जीतने वाले रिबन। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ होगा, ऑफिस, टीम, बैंक बैलेंस, तभी हम शुरू करेंगे। लेकिन फिल ने हमें सिखाया कि कभी कभी आपको बस कूदना पड़ता है और पैराशूट नीचे गिरते समय ही बनता है। फिल के पास अब जूते तो आने वाले थे, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। उन जूतों को अमेरिका में खरीदेगा कौन? नैरेटर। फिल नाइट ओरेगन वापस लौटे।
जूते आ चुके थे, लेकिन उन्हें कोई भी स्टोर अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं था। अब फिल को उस इंसान की जरूरत थी जो जूतों की रग रग से वाकिफ हो। अगले भाग में हम मिलेंगे उस महान कोच से जिसने नाइकी के जूतों में जान डाल दी, बिल बोअरमैन। भाग 2। बिल बोअरमैन, एक गुरु, एक पागल और एक आविष्कारक। जापान से जूते मंगा लेना तो सिर्फ आधी जीत थी। असली चुनौती थी उन जूतों को दुनिया के सामने सही साबित करना। फिल नाइट जानते थे कि वे एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसे विशेषज्ञ की जरूरत थी जो जूतों की आत्मा को समझ सके। और उनकी नजरों में सिर्फ एक ही नाम था, बिल बोअरमैन। बोअरमैन महज एक कोच नहीं थे, वे ओरेगन यूनिवर्सिटी के एक लेजेंड थे जिन्होंने दर्जनों ओलंपिक एथलीट तैयार किए थे। लेकिन बोअरमैन के अंदर एक पागल वैज्ञानिक छिपा था। वे जूतों के वजन से नफरत करते थे। उनका मानना था कि अगर एक जूते से सिर्फ 1 औंस वजन कम कर दिया जाए तो 1 मील की दौड़ में धावक को कई टन कम वजन उठाना पड़ेगा। साझेदारी की शुरुआत। नैरेटर। फिल ने बोअरमैन को टाइगर के जूते दिखाए। बोअरमैन को जूते पसंद आए, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें जूतों को बेहतर बनाने का विचार पसंद आया। उन्होंने फिल के साथ हाथ मिलाया और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के आधे पार्टनर बन गए। शुरुआत में इनके पास कोई शोरूम नहीं था। फिल अपनी पुरानी प्लिमाउथ वैलियंट कार की डिक्की में जूते भरते और ओरेगन के हाई स्कूल ट्रैक मीट्स पर जाकर खड़े हो जाते। जब धावक अपनी दौड़ पूरी करके थक कर लुकते, फिल उनसे बात करते और उन्हें जापान के ये हल्के जूते दिखाते। जहां बड़े स्टोर ने उन्हें मना कर दिया था, वहां एथलीटों ने इन जूतों को हाथों हाथ ले लिया। ऑडियो नोट 1। जुनून की कोई दुकान नहीं होती, सेलिंग फ्रॉम द ट्रंक। दोस्तों, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक MBA ग्रेजुएट लड़का धूप और धूल में खड़ा होकर अपनी कार की डिक्की से जूते बेच रहा है। लोग उसे देखते और सोचते कि ये क्या कर रहा है, लेकिन फिल को शर्म नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि वे बेच नहीं रहे थे, वे विश्वास साझा कर रहे थे। फिल ने अपनी किताब में एक बहुत बड़ी बात कही है, मुझे बिक्री से नफरत थी, लेकिन मुझे दौड़ने पर यकीन था। जब आप किसी चीज पर दिल से भरोसा करते हैं तो उसे बेचना आसान हो जाता है। फिल का ऑफिस उनकी कार थी और उनका मार्केटिंग बजट शून्य था, लेकिन उनका उत्पाद बोल रहा था। वॉफल मेकर और वो ऐतिहासिक आविष्कार, द वॉफल सोल। नैरेटर। बिल बोअरमैन सिर्फ कोचिंग नहीं कर रहे थे, वे फिल के भेजे हुए जूतों को फाड़ते, उन्हें दोबारा सीते और एथलीटों पर टेस्ट करते। एक सुबह बिल बोअरमैन अपनी पत्नी के साथ नाश्ते की मेज पर बैठे थे। उनकी पत्नी वॉफल बना रही थी। बोअरमैन ने उस वॉफल मेकर के खानों को देखा। उनके दिमाग में बिजली कौंधी। अगर जूते के तलवे का डिजाइन ऐसा हो तो वो ट्रैक पर गजब की पकड़ बनाएगा। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी का कीमती वॉफल मेकर लिया, उसमें कच्चा रबर डाला और उसे गर्म कर दिया। वो वॉफल मेकर तो बर्बाद हो गया, लेकिन दुनिया को मिल गया नाइकी वॉफल सोल। ऑडियो नोट 2। इनोवेशन कहीं भी मिल सकता है, द वॉफल आयरन मोमेंट। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एक किचन के उपकरण से निकली थी। बोअरमैन हमें सिखाते हैं कि इनोवेशन के लिए बड़ी लैब की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक खोजी नजर की जरूरत होती है। उन्होंने उन जूतों को अपने धावकों को पहनाया, धावक हवा से बातें करने लगे। टाइगर कंपनी को ये डिजाइन भेजे गए और अचानक ओरेगन का ये छोटा सा स्टार्टअप जापानी दिग्गजों को ये बता रहा था कि जूते कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ी, फिल के सामने एक नया और भयानक दुश्मन खड़ा हो गया, पैसे की कमी, द कैश क्रंच। ब्लू रिबन की बिक्री तो बढ़ रही थी, लेकिन फिल के बैंक अकाउंट में हमेशा जीरो रहता था। बैंक वाले फिल को जुआरी समझने लगे थे। और इसी बीच जापान की टाइगर कंपनी ने फिल की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी शुरू कर दी थी। अगले भाग में हम देखेंगे वो खतरनाक मोड़ जहां फिल को अपनी कंपनी बचाने के लिए चोरी छुपे जापानी अधिकारियों की जासूसी करनी पड़ी थी। 9. संकट में अवसर ढूंढे, क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। जब जापानी सप्लायर टाइगर ने फिल को धोखा दिया, तभी उन्होंने अपना खुद का ब्रांड नाइकी बनाने का साहस किया। अगर वो संकट ना आता तो फिल शायद हमेशा एक डिस्ट्रीब्यूटर ही बने रहते। 10. जस्ट डू इट, बस कर दीजिए। सोचते रहने और योजना बनाने में समय बर्बाद ना करें, पहली सेल करें, पहला प्रोटोटाइप बनाएं। सफ़र शुरू करने का एकमात्र तरीका है कदम बढ़ाना। इन 10 पाठों को याद रखिए और अपनी दौड़ शुरू कीजिए, क्योंकि दुनिया इंतजार कर रही है आपके क्रेजी आइडिया के हकीकत बनने का।